जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस वीडियो में ऐसा साथियों पूरा मॉक टेस्ट देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिस मॉक टेस्ट को अगर आप देख लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से वॉच कर लेते हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चंस अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो मैं कहूंगा साथियों कि एग्जाम को पास करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो चारों विषयों का संपूर्ण ज्ञान साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग लेंगे। क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वाकई में वर्दी से प्यार है और वाकई में आप 2024 में वर्दी लेना चाहते हैं तो बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट कर दिया है। 37 क्वेश्चंस होंगे हिंदी के और इन 37 क्वेश्चंस में से लगभग कम से कम आपको 26 से 27 का स्कोर करना होगा। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको स्कोर बताता चलूंगा। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अगर वैसे आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको क्या बताना है साथियों, आपको बता देना है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन व्युत्पत्ति अगर आ जाए ना तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? यौगिक, योगऋण और युग्म, ये 3 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, यहां पर अगर बात करते हैं कि आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है। तो अगर बात करें देखिए ये कैसा शब्द है, तो ये तो एक अव्यय शब्द है, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें साथियों बदलाव नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि अगर बात करें कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से कौन सा है तो बताइए कौन सा। देखिए नदी कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पानी कैसा है, पुल्लिंग। इलायची कैसी है और प्याज कैसी है। तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पर पानी जो शब्द आपका है साथियों वो एक पुल्लिंग है और बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। साथियों देखिए जैसे क्वेश्चंस आपको दिखता है वैसे क्वेश्चंस पढ़ो 2 सेकंड के अंदर और 2 सेकंड के अंदर ही उसका जवाब दे दो। लगभग 5 से 6 सेकंड के ज्यादा आपका समय नहीं लगे, ऐसी आप कोशिश कीजिए क्योंकि जितना समय आप बचाएंगे हिंदी में साथियों ये समझ लीजिए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम हॉल की तैयारी में तो आपको करवा रहा हूं, मैं तो आपको साथियों एग्जाम हॉल के लिए तैयार करवा रहा हूं। चलिए यहां पर एक शब्द है को, क्या शब्द है साथियों, यहां पर एक शब्द है को, इससे किस कारक चिन्ह का बोध होता है साथियों बताइए। देखिए कर्ता ने और कर्म को किसके साथ आ गया, कर्म के साथ आ गया, तो कर्म आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि राम खाना खाता है, यहां पर अगर बात करें राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है साथियों बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। देखिए भाववाच्य नहीं हो सकता तो इसको कट कर दीजिए। राम खाना खाता है साथियों, इसमें क्या होगा साथियों बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर ने शब्द आ जाए, साफ साफ अगर आपको कहीं पर ने शब्द दिखे तो आप कर्तृवाच्य लगा देना, लेकिन नहीं अगर ने शब्द ना दिखे तो वहां पर क्या लगा देना साथियों, कर्मवाच्य लगा देना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि संकर शब्द किसे कहते हैं बताइए। संकर शब्द बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रामीण भाषा का शब्द है यह संकर, तो मैं कहूंगा नहीं। संस्कृत भाषा का शब्द है या ग्रामीण और संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द होते हैं या 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो 2 भाषा के शब्दों से मिलकर जो शब्द बने होते हैं ना उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर एक संकर शब्द है, ठीक है ना। रेलगाड़ी भी एक संकर शब्द है, इसमें रेल अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी अलग भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से अजायब घर भी आपका संकर शब्द है, अजायब एक अलग भाषा का शब्द है और घर एक अलग भाषा का शब्द है। तो ये 3 शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जामिनर एक शब्द दे देता है और पूछता है कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है, तो आपको क्या लगाना है, संकर है। उसके बाद देखिए सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रत्यय का प्रयोग करेंगे साथियों बताइए। तो अगर इसमें साथियों बड़ा आ की मात्रा लगा दी जाए तो यहां पर सुता शब्द हो जाएगा और ये सुत से सुता तो हो जाएगा लेकिन ये साथियों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि छा वर्ण किसके योग से बना होता है, तो ये एक संयुक्त व्यंजन है और ये साथियों किसके योग से बना होता है, का, हलंत और शा के योग से बना होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए घा का उच्चारण स्थान साथियों कौन सा है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो का, खा, गा, घड़ा, ये आपने देखे होंगे साथियों किसके अंतर्गत, ये आपने देखे होंगे कंठ के अंतर्गत। तो इसलिए घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा साथियों, कंठ हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास है। उसके बाद देखिए रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, यानी कि कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके बताइए।
अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई कैसा शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम तो नहीं हो सकता। अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक भी सर्वनाम नहीं हो सकता। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम होता ना तो यह शब्द आता, वह शब्द आता, यानी कि यह आ जाए वह आ जाए, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर कोई जैसा शब्द आ रहा है जैसे यहाँ पर आया है तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो लड़का और पेड़ का यहां पर अलगाव हो रहा है। जहां पर भी अलगाव पैदा हो जाए वहां पर अपादान कारक आप लोग लगा देंगे। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। पापी में कौन सा विशेषण है साथियों बताइए। देखिए पापी क्या है? क्या पापी किसी की विशेषता बता रहा है संख्या के रूप में? तो मैं कहूंगा नहीं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण साथियों होता है जैसे यह किताब मेरी है तो यहां पर यह शब्द जो है ना वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या यहां पर परिमाण जैसी कोई बात की जा रही है? नहीं, यहां पर एक गुण बताया जा रहा है कि व्यक्ति का, कि वो व्यक्ति कैसा है, पापी व्यक्ति है, पापी आदमी है। तो कुल मिला के ये किस टाइप का विशेषण होगा? ये गुणवाचक विशेषण होगा। जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया। बी नहीं बल्कि सी आंसर होना चाहिए। हाँ सी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द साथियों कौन सा है बताइए। यानी कि आशीर्वाद की साथियों वर्तनी बहुत आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है मैं आपको बतला देता हूं। एक तो आपका आशी जो है ना, आशी वो पूरा पूरा आ जाएगा, आशीर, आशी पूरा पूरा आ जाएगा। और साथियों क्या आ जाएगा? और वाद आ जाएगा। तो ये तो आशीर्वाद हो गया। और रा की अगर बात करें राप का यहां पर लग जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? ऐसा आपको साथियों ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए समास का मतलब क्या होता है? तो समास का मतलब होता है साथियों संक्षेप। क्या समास का मतलब होता है संक्षेप? आप लोग ध्यान रखेंगे। जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों यह आपका जो दशानन शब्द है ना ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। देखिए सारंग की अगर बात करें ये पपीहा भी है, उसके अलावा कामदेव भी कह सकते हैं, राजहंस भी कह सकते हैं, लेकिन शहद साथियों यह सारंग का अर्थ नहीं, एक तरीके से नहीं है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। दांतों तले उंगली दबाना इसका मतलब क्या होता है साथियों बताइए। मुसीबत में पड़ना तो नहीं, बहुत हैरान होना तो नहीं, आश्चर्य होना बिल्कुल साथियों। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि एकदम चौंक जाना, एकदम आश्चर्य हो जाना, तो आश्चर्य करना ही कहलाया जाता है दांतों तले उंगली दबाना। जिनका भी आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा मानना है कि अगर इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर देते हैं या सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए साथियों आपकी इतनी तैयारी करवा दी जाएगी कि आपका एग्जाम कम से कम निकाल दिया जाए। यानी कि एग्जाम के लिहाज से इतनी तैयार आपको कर दिया जाएगा, इतना एक्सपर्ट आपको हर एक विषय में बना दिया जाएगा कि साथियों एग्जाम में जैसा भी लेवल आ जाए, एग्जामिनर जहां से भी क्वेश्चंस रख दे, ये समझ लीजिए हर एक क्वेश्चन 90% हर एक क्वेश्चंस आपको साथियों आता होगा। और जब कोई किसी भी पेपर में 90% स्कोर कर देता है तो उसके 100% चांस हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो साथियों घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करते रहना है। डेली साथियों क्लासेस यहां पर चलती है। देखिए कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। तो अगर बात करते हैं वायु को यहां पर साथियों अनिल कहा जाता है, बिल्कुल। वायु को मारुत भी कहा जाता है, वायु को समीर कहा जाता है, लेकिन समर नहीं कहा जाता है। तो कुल मिला के सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को साथियों पहचानना है बताइए। अगर बात करें तूती बोलने का मतलब क्या विरक्त होना होता है या ढेर करने का मतलब हरा देना होता है? बिल्कुल साथियों डंके की चोट पर, ठीक है, डंके क्या लिखा हुआ है साथियों यहां पर, डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, अच्छा मतलब इसका कहने का यह है कि भाई मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, यानी कि मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। ये बिल्कुल सही एक तरीके से। जहर की पुड़िया, धोखेबाज को जहर की पुड़िया कहते हैं, बिल्कुल। देखिए तूती बोलने का मतलब साथियों विरक्त होना नहीं होता है। तो कुल मिला के यही यहां पर पूछा गया था। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं ना साथियों
निम्नलिखित में से ऊहापोह का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एग्जाम में साथियों डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा तो असमंजस आपको बताना है, यानी कि ऊहापोह का मतलब क्या होता है साथियों, असमंजस होता है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अंधे को दीपक दिखाने, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या होता है बताइए। अंधे का रास्ता रोशन करना, क्या साथियों, अंधे का रास्ता रोशन करना या नासमझ को उपदेश देना या नासमझ को रोशनी देना या अंधे की सहायता करना। देखिए अगर बात करें किसी अंधे को आप दीपक दिखाओगे तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि नासमझ को उपदेश देना ही साथियों वो कहलाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति आपको बताना है, बताइए। देखिए होनहार बिरवान के हो चिकने पात तो नहीं, जर है तो नर नहीं तो खंडर, ये बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। तो कुल मिला के साथियों पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इस बात में 100% सच्चाई है। और अगर साथियों आपको अपनी इज्जत करवाना है, सोसाइटी में अपनी इज्जत करवाना है, फैमिली में अपनी इज्जत करवाना है, तो ये समझ लीजिए साथियों आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आपको उतनी पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में साथियों बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जिसमें पैसा चाहिए ही चाहिए होगा। तो कुल मिला के अगर अभी आप पढ़ेंगे तभी आपका भविष्य सुधरेगा, और जब भविष्य सुधरेगा तो पैसों की कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। अब उसके बाद देखिए साथियों अवनी का विलोम आपसे पूछा जा रहा है कि अवनी का विलोम आपके एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है। तो अवनी का विलोम होता है साथियों अंबर, आंसर आपका सी के साथ। निम्नलिखित में से कौटिल्य का विलोम क्या होगा साथियों बताइए। तो कौटिल्य का विलोम इसमें से जो होगा वो आर्जव होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास जी ने किया। देखिए निर्माण नहीं किया जाता है किसी भी ग्रंथ का। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यह सही वाक्य होगा। या मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, यह सही नहीं है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, यह भी सही नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत साथियों नहीं नजर आ रही है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो अगर बात करें सत हो जाएगा, धनशास्त्र हो जाएगा, और ऐसा कहां पर है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से पवन का संधि विच्छेद साथियों अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। पहली बात यहां पर कौन सी संधि है पूछा जाए तो अयादी संधि है। इसका संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो पो धन अन बताना है आपको। क्या बताना है, पो धन अन बताना है। उसके बाद देखिए शोक किस रस का स्थायी भाव है बताइए। देखिए शोक की अगर बात करते हैं साथियों तो ये तो करुण रस का स्थायी भाव है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो कितनी होती है साथियों, 8 होती है। यानी कि छंद से संबंधित जो गणों की संख्या होती है वो 8 होती है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है साथियों बताइए। चलिए तो अर्थ अलंकार की अगर बात करते हैं इसमें अर्थ अलंकार का भेद नहीं है साथियों। देखिए अर्थ अलंकार का भेद साथियों अतिशोक्ति है, बिल्कुल है, ठीक है ना। यमक की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों शब्द अलंकार का भेद है। किसका भेद है, शब्द अलंकार का भेद है। उसके अलावा रूपक भी अर्थ अलंकार है और उपमा भी साथियों अर्थ अलंकार है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण साथियों आपसे कहा जा रहा है, चुनिए। तो यहां पर मैं आपको बतला चुका हूं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में साथियों मानो मनु मनहु आएगा या जानो जनो जनहु आएगा। तो देख लीजिए हे ये है सरस ओस की बूंद या है मंजुल मोती, ऐसा कुछ नहीं आया है। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया करो, तो यहाँ पर मानो शब्द आ गया। मैंने आपको बताया था मानो आए मनु आए मन हो आए, या जानो आए जनु आए जन हो आए, वहां पर साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अंधेर नगरी का मतलब साथियों क्या होता है, राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो जहां सुनसान हो। तो कुल मिला के अन्याय की जगह को कहा जाता है साथियों अंधेर नगरी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद का उपनाम क्या है। तो इसका इनका उपनाम मैं आपको कई बार बतला चुका हूं। आगे इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, आगे कहा जाता है बिहारी के प्रसिद्ध, बिहारी के कवित्व प्रसिद्ध हैं, सवैया प्रसिद्ध हैं, पद प्रसिद्ध हैं या दोहे प्रसिद्ध। तो बचपन से साथियों आपने पढ़ा होगा कि बिहारी के दोहे जाने जाते हैं, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों सूरदास ने ब्रिज भाषा में सूरदास सूरसागर की रचना
रचना की थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, बताइए। तो ये किसका निबंध संग्रह है साथियों, ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आंसर जिनका भी यहां पर है ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों आपके सामने यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 38वें नंबर से लेकर आपको 75 तक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इन 38 प्रश्नों में से आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 16 से 17 प्रश्नों का होना चाहिए जीके में। तो पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो साथियों मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। उसके बाद देखिए हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, बहुत पूछा जाता है, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था, तो किसने साथियों रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी साथियों, तो कन्नौज की अगर बात करिए किसकी राजधानी थी, यह मौखरी शासकों की ही राजधानी थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय कह लो, ये किससे संबंधित है, तो सूफी सिलसिला किससे संबंधित है साथियों, इस्लाम से संबंधित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए फिरदौसी सिलसिले के सबसे पहले साथियों सूफी कौन थे, तो इनका नाम था शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी, और ये फिरदौसी सिलसिले के सबसे पहले सूफी थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि दारा शुकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों सिर्र अकबरी के नाम से, किस नाम से, सिर्र अकबरी शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, किसने, दारा शिकोह ने। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, बताइए। तो कैबिनेट मिशन योजना ये प्रांतीय समूहीकरण बिल्कुल साथियों, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बिल्कुल, पाकिस्तान की स्वीकृति अस्वीकृति कोई संबंध इसका नहीं है, संविधान निर्माण का आधार बिल्कुल साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि जो आपका कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अगर बात करते हैं अनुच्छेद 29, आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 29 की जब हम बात करते हैं तो ये अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद जैसे जो भी चाहें, जो संस्थान खोलना चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र का वो खोल सकते हैं, उसको संचालित कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, ये उनको अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 30 के तहत, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 30 और 29 जो है ना, ये अल्पसंख्यकों के विषय के बारे में ही बतलाता है। उसके बाद देखिए अस्थाई लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करते हैं, बताइए। तो कौन नियुक्त करते हैं साथियों, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर साथियों बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है, बताइए। तो देखिए राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन है ना साथियों, वो विधान परिषद है। क्या है, विधान परिषद है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका एक के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, बताइए। तो सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है साथियों, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए सुपरनोवा ये क्या है, बताइए। तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। क्या है साथियों, ये एक तारा है, और कैसा तारा है, ये एक मृतप्राय तारा है, सुपरनोवा इसका नाम है। उसके बाद देखिए साथियों कि पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड इनमें से कौन सा है, तो चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा बिल्कुल सही जवाब है, इनके पृथ्वी के निकट आपसे पूछा गया है और खगोलीय पिंड पूछा गया है, तो चंद्रमा से बेहतर इसका आंसर नहीं हो सकता। करीबा बांध साथियों किस नदी पर है, बताइए। तो करीबा बांध साथियों किस नदी पर है, तो जेम्बेजी नदी पर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है साथियों, बताइए। तो रोगुंसकी बांध की अगर बात करें जो कि ताजिकिस्तान में है साथियों, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी जब आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे लाया हूं जो बहुत ज़्यादा साथियों संभावित है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ के भी साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। चलिए
तो कौन सा शहर, क्या लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर अगर बात करें, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी नदी के संगम पर स्थित है? तो सेंट लुइस साथियों शहर की अगर बात करें, यह साथियों मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों के संगम पर स्थित है। अब उसके बाद देखिए साथियों, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, बताइए। चलिए, तो यहां पर देखिए अगर बात करते हैं तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों कि डेन्यूब नदी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो बुडापेस्ट शहर है ये कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे पर है। उसके बाद देखिए साथियों, ये चौथ क्या है? चौथ आपने नाम बहुत सुना होगा साथियों, बताइए। चौथ की अगर बात करें, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर है? तो बिल्कुल नहीं। शिवाजी के द्वारा लगाया गया मार्ग कर है? तो नहीं। ये अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर है? नहीं। ये पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है? बिल्कुल सही। ये साथियों भूमि कर है और शिवाजी जी के द्वारा साथियों लगाया गया था वहां के पड़ोसी राज्यों पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 साथियों क्या था, बताइए। तो ये क्या था? ये एक अधिनियम था, ठीक है ना। और कैसा अधिनियम था? एक नियामक अधिनियम था। तो आप लोग का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वे किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं, बताइए। तो साथियों देखिए, राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को देंगे, या अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को देंगे। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे आपको बताना है। क्या नाम आपको बताना है? विनोबा भावे आपको नाम बताना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि देवदास उपन्यासकार के रचनाकार साथियों कौन थे? तो देवदास उपन्यासकार के रचनाकार तो साथियों शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि साथियों कौन सी है, बताइए। चलिए, तो इसमें से सदिश देखिए, आपकी लंबाई है, समय है, द्रव्यमान, ये सब अदिश राशियां हैं। लेकिन वेग की अगर बात करते हैं साथियों, तो वेग आपकी सदिश राशि है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो रॉकेट की अगर बात करते हैं साथियों, ये तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा धरातल पर अधिकतम होगी? तो नहीं। सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी? बिल्कुल सही साथियों। इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है ना, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, तो इनकी सुस्त होने की वजह क्या होती है? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं? तो नहीं। कुंडली में घर्षण? नहीं। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है? बिल्कुल साथियों। देखिए, जब लोलक घड़ियां सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी लंबाई बढ़ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि जो है ना वो सुस्त हो गए। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार साथियों किसको प्रदान किया गया था? तो अगर बात करते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सबसे पहले J.H. वॉन्टहॉफ को सबसे पहले साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनता है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बाहर बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर आप यहां से पढ़ाई करेंगे तो इस मुकाम तक आपको पहुंचा दूंगा, इतनी तैयारी आपकी करवा दूंगा साथियों कि एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटे। और मैं तो कोशिश यही करूंगा कि जीके जीएस में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो। बाकी मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे। लेकिन जीके जीएस का मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे इन्हीं क्लासेस से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है साथियों, बताइए। तो रासायनिक उर्वरक इनमें से कौन सा नहीं? देखिए, सोडियम सल्फेट नहीं है, बाकी सारे हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, क्या होता है साथियों हमेशा? तो मरकरी होता है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, फ्यूज तार किससे बनती है, बताइए। तो टिन और तांबे से तो नहीं, टिन और शीशे से नहीं, टिन और एल्यूमिनियम के मिश्र धातु से बिल्कुल साथियों टिन और एल्यूमिनियम से बनती है फ्यूज तार। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका सी के साथ। जो धान का खैरा रोग होता है साथियों, किसकी कमी सी वजह से होता है? तो ये साथियों जिंक की कमी की वजह से होता है।
ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अमीबा का साथियों अर्थ क्या है बताइए। तो अमीबा का मतलब क्या होता है साथियों, बदलना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अनोक्सी श्वसन को क्या कहा जाता है बताइए। तो अनोक्सी श्वसन को साथियों शर्करा किण्वन कहा जाता है। या अगर एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आपको लगा देना है, क्या लगा देना है साथियों, शर्करा किण्वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्कैपुला किस अंग की हड्डी है बताइए। तो ये हड्डी की अगर बात करें साथियों, किस अंग की हड्डी है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे वक्ष की हड्डी कहलाई जाती है। राइट आंसर आपका ए के साथ। हैजा कैसा होता है, मतलब हैजा जो होता है विषाणु से होता है या आपका जीवाणु से होता है या कवक से होता है या प्रोटोजोआ से होता है। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब उसके बाद देखिए किस हार्मोन की कमी से मिक्सिडिमा रोग हो जाता है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें कि आपका राइट आंसर होगा, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या हो सकता है। साथियों अभी तक अगर आपने चैनल को साथियों सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर आप लोग क्लिक कर लीजिए। और साथियों एक ग्रुप है साथियों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी साथियों आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार ज्वाइन आप सभी लोग अवश्य कर लेंगे। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर थायरॉक्सिन की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे किस हार्मोन की कमी से मिक्सिडिमा रोग होता है। तो थायरॉक्सिन की कमी से आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस, और रीजनिंग का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में से ऐसे कितने सात हैं, मतलब इस सीरीज में ऐसे कितनी बार सात आए हैं जिनके ठीक पहले 6 हो। क्या लिखा है साथियों, जिनके ठीक पहले 6 हो लेकिन साथियों क्या ना हो परंतु 4 ना हो, यानी कि ठीक पहले 6 हो और उसके बाद 7 हो लेकिन उसके बाद 4 नहीं होना चाहिए। तो 6 7 देखिए कहाँ पर है, एक तो साथियों 6 ये है, 7 नहीं है, कोई बात नहीं। एक तो साथियों 6 है देखिए यहाँ पर, और 7 भी है, और 4 यहाँ पर नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा, इसको 1 काउंट करेंगे। उसके बाद फिर देखिए 6 7 कहाँ पर लिखा हुआ है, 6 ये है, 7 ये है और 4 नहीं है, तो साथियों 1 और ये हमने बढ़ा दिया। उसके बाद साथियों 6 है, 7 है, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या भी नहीं है, कोई संख्या तो होना चाहिए थी। तो कुल मिला के 2 बार ऐसे 6 के बाद 7 हैं जिनके बाद में 4 नहीं है, तो 2 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों किसी विशेष कोड में WHEN को क्या लिखा जाता है, VGFO लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में साथियों POLIC को क्या लिखा जाएगा। तो अगर बात करें देखिए ये होता है आपका 23 पर, लेटर पोजीशन में 23 पर होता है, ये होता है 22 पर, यानी कि 1 घटाया गया। उसके बाद साथियों क्या किया गया, मैं आपको दिखला देता हूं। देखिए ये होता है आपका एक तरीके से 23 पर, एक सेकेंड, ये क्या होता है साथियों, ये होता है आपका 23 पर, ये होता है आपका 8 पर, ये होता है आपका 5 पर, ये होता है आपका 14 पर। और यहाँ पर अगर बात करें ये 22 पर होता है, ये 7 पर होता है, ये 6 पर होता है, ये 15 पर होता है। यानी कि पहले 23 से 22 1 घटाया, फिर 1 घटाया, उसके बाद साथियों 1 बढ़ा दिया, 5 से 6 कर दिया, उसके बाद फिर 1 बढ़ा दिया। तो मतलब कहने का ये है कि आधे लेटर में 1 1 घटाया गया है और आधे आधे लेटर में 1 1 बढ़ाया गया है। मतलब मेरे, और यहाँ पर 6 लेटर हैं, तो मेरे हिसाब से शुरू के 3 लेटर में 1 1 घटाएंगे और फिर शुरू के 3 लेटर में 1 1 बढ़ाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो P है 16 पर होता है, एक क्या क्या रहेंगे घटाएंगे, तो P 16 पर होता है, 15 पर O होता है। उसके अलावा अगर बात करें O के बाद, O से पहले क्या होता है साथियों, N होता है, L से पहले साथियों क्या होता है, K होता है। तो यहाँ पर आप जरा देखिए ONK कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ONK यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें अब यहाँ पर 1 1 बढ़ेगा, I होता है साथियों 9 पर, 10 पर क्या होता है, J होता है, J होता है साथियों। तो J तो सिर्फ इस वाले ऑप्शन में ही है, इसलिए यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सबसे ज्यादा होगा। यानी कि मतलब कहने का ये है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर B लिखा है ना, B 2 पर होता है प्लस, O लिखा है, O 15 पर होता है, और D 4 पर होता है, और Y किस पर होता है, 25 पर होता है। इसका योग आप करो और फिर देखो कितना आता है, फिर इसका योग करो देखो कितना आता है, इसका योग करो, इसका योग करो, और जिसका सर्वाधिक योग आए ना साथियों वही आपका राइट आंसर होगा। ये यहां पर कुल मिला के बतलाया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
इसकी अगर बात करते हैं साथियों, इसको योग कर लेते हैं 15 और ये आपका 35 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 और 6 आपका कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए ये होता है साथियों 13, ये होता है 15 और आर हो जाएगा आपका 18 पर और उसकी उसी प्रकार एन हो जाएगा आपका साथियों 5 पर। देखिए कितना हो जाएगा 15 और 18 कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। 33 और 5 कितने हो जाएंगे साथियों 38 हो जाएंगे। 38 और ये साथियों एक तरीके से 41 और 51 मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। 51 हो गए। चलिए, हो सकता है कुछ जोड़ घटाने में मिस्टेक हो, लेकिन अभी देख लेंगे। एन की अगर बात करें ये साथियों 14 पर होता है, ये साथियों 15 पर होता है, उसी प्रकार एस 19 पर होता है और ई 5 पर होता है। ठीक है ना। 20 और कितना हो जाएगा 15 और 5 20 हो जाएगा। 20 और साथियों 30 और 39 हो जाएगा। 39 4 कितना हो जाएगा 39 39 40 41 42 43 हो जाएगा। 43 और 10 53 हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। तो ये 53 आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अब इसको अगर साथियों जोड़े तो ये 20 पर हो जाएगा, ओ 15 पर हो जाएगा, एन 14 पर हो जाएगा और ई साथियों 5 पर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें ये 20 हो जाएगा और ये 20 40 हो जाएगा। 40 50 और ये साथियों 54 यानी कि 54 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा योगफल जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां है, मतलब जीवन एक लड़के का नाम यहाँ पर बताया गया है कि एक पंक्ति है अगर वो शुरू से 7वां है और अंत से 11वां है। देखिए क्या कहा गया है, एक पंक्ति है और यानी कि बाएं से कहा गया ना पंक्ति में आरंभ से, यानी कि यहां से आरंभ से जो है ना वो कौन है साथियों, जीवन की अगर बात करते हैं ये मान लीजिए जीवन हो जाएगा, ये जीवन हो जाएगा और ये 7वां है। और कहा गया है कि अंत से यानी कि इधर से साथियों कौन सा है, इधर से 11वां है। तो टोटल कितने लड़के हुए, सबसे पहला सवाल ये आपसे बनता है। आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ देंगे और उसमें से एक घटा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा पंक्ति में कितने लोग हैं। 11 में से एक जाएगा 10 बचेगा और 7 साथियों 17, यानी कि इस पंक्ति में 17 लोग हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि लड़कों की एक अन्य पंक्ति है, अच्छा एक दूसरी पंक्ति है, मान लेते हैं ये पंक्ति है लड़कों की, इसमें विकास आरंभ से 10वां है। अगर विकास की अगर बात करते हैं तो ये आरंभ से 10वां है और अंत से कौन सा है साथियों, अंत से 12वां है। तो दोनों पंक्ति में कितने लड़के होंगे, देखिए इस वाली पंक्ति में तो 17 लड़के, इस वाली पंक्ति में कितने लड़के देख लेते हैं। दोनों नंबर को जोड़ दो और उसमें से एक घटा दो तो इसमें कितने हो जाएंगे साथियों, 10 और 12 हो जाएंगे 22 और एक घटा देंगे साथियों 21 हो जाएंगे। तो अब 17 और 21 कितने हो जाएंगे साथियों, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएंगे 3, यानी कि मैं कह सकता हूं कि दोनों पंक्तियों को मिलाकर कितने लड़के बनेंगे, 38 लड़के बनेंगे। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ साथियों KLING, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ KLING, इसमें शब्दों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं साथियों जितने के शब्द में उनके बीच में। देखिए अभी आपको सवाल हो सकता हो समझ में आया हो सकता हो सवाल समझ में ना आया हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लैंग्वेज पूरी यही दी जाती है, इसकी जगह पर ये को जो वर्ड लिखा हुआ साथियों ये चेंज कर दिया जाता है, बाकी पूरा सब कुछ सेम लिखा होता है। देखिए कैसे इसको करेंगे मैं आपको बतला देता हूँ। KLIN और जी यहाँ पर साथियों लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए साथियों क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में के और एल के बीच में कितने लेटर होते हैं। आप कहोगे कोई गैप नहीं होता है ना, तो यही तो पूछा गया है कि शब्दों के ऐसे कितने जोड़े हैं। तो एक जोड़ा हमें ये मिल चुका है, जिनके प्रत्येक बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं जितने के इस शब्द में है। तो साथियों एक हमें जोड़ा मिल गया है जिनके बीच में कुछ नहीं है और यहां पर भी इस शब्द में भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, पहला जोड़ा मिल गया है। उसके बाद देखिए KLMN, एक और जोड़ा हमें मिल गया है साथियों के और एन के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में जितने लेटर होते हैं 2 होते हैं, उतने इस शब्द में साथियों गैपिंग है। चलिए 2 जोड़ा मिल गया, एक और हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं KLN मिल गया। उसके बाद साथियों क्या आपको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर अब बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए एल होता है 12 पर, 13 14, यानी कि एल के बाद साथियों क्या आएगा, एल के बाद साथियों एम आएगा, उसके बाद एन आएगा, यानी कि ये भी एक जोड़ा हो जाएगा। तो साथियों कुल मिला के आपका एक और हम लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर साथियों बात करते हैं देखिए
आई और जी की जब हम बात करते हैं तो आई होता है 9 पर और जी होता है 7 पर, यानी कि GHI। तो ये एक और हमें साथियों जोड़ा मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका। उसके बाद साथियों अगर बात करते हैं, देखिए के आपका एल वाला हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, देखिए GHI एक ये और हमें जोड़ा मिल गया साथियों, क्या कि जो जी और के बीच में जितने जोड़े होते हैं साथियों, उतने जोड़े साथियों यहां पर हैं, ये भी आप लोग एक बार देख पा रहे हैं। तो अब क्या साथियों और कुछ छूटा है, एक बार देख लीजिए। देखिए के होता है 11 पर, 11 12 13 14, ठीक है ना। तो 14 तो कुल मिला के साथियों ये हमने यहां पर ले लिया है। अब और कुछ बचा है साथियों या और कुछ नहीं बचा है, एक बार देख लीजिए तो आपके लिए थोड़ा सा यहां पर आराम हो सकती है। चलिए साथियों क्या यहां पर हो सकता है, देखिए फिर से एक बार हम लोग क्यों कोई गलती ना हो जाए, 4 5 6 में कोई गलती ना हो जाए। एक बार के में आपने साथियों देख लिया, के से आपने क्या बनाया, के से आपने बनाया साथियों जी तक हो चुका है। चलिए उसके बाद के से आपने साथियों बनाया, के से आपने बनाया आई तक, बिल्कुल साथियों के से आई तक यहां पर आपने हो चुका है। देखिए ये आपने नहीं लिया, मेरी समझ में आ गया कि 9 10 11, मतलब ये वाला 9 और 10 और 11, यानी कि आई और के वाला भी तो लेना था साथियों, वो आपने लिया। तो कुल मिला के एक और आपका हो गया, तो 1 2 3 कुल मिला के 6 हो गए हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों 6 जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो राइट आंसर जिनका यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निर्देश आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि जैसे संत का संबंध मनन से है, वैसे ही वैज्ञानिक का संबंध किससे होगा, अनुसंधान से, ज्ञान से, आध्यात्मिक से, या साथियों तर्क संगत से। देखिए जो संत लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं साथियों, वो मनन करते हैं, मनन करते हैं ना। तो वैसे इसमें से वैज्ञानिक लोग क्या करेंगे, तो वैज्ञानिक लोग साथियों अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं। तो कुल मिला के इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों राजा का संबंध जैसे महल से है, वैसे एस्किमो का संबंध किससे होगा, कारवा से, शरण स्थान से, मठ से, या साथियों इग्लू से। बताइए क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें राजा जिसके कहां पर रहते हैं, तो राजा तो रहते हैं महलों में, ठीक है, तो यहां पर महल आ गया। लेकिन ये एस्किमो क्या है, तो एस्किमो साथियों एक प्रकार की प्रजाति होती है, और ये जो प्रजाति होती है ना ये पता कहां रहना पसंद करते हैं, ये इग्लू में रहना पसंद करते हैं। इसलिए साथियों राजा का संबंध महल हो जाएगा, तो एस्किमो का संबंध इग्लू आपका राइट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए 6 व्यक्ति हैं ABCDEF, एक कतार में खड़े हैं, तो एक कतार साथियों इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या एक कतार यहां पर मान लिया, और 6 लोग हैं तो 6 लोगों की जगह भी साथियों बना देते हैं, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और एक 6 हो गई। उसके बाद कहा गया है कि C और D एक दूसरे के सन्निकट हैं, मतलब E के बगल में है। तो E को कहीं पर भी मान लो, मान लीजिए E को अगर हम यहां पर मान लेते हैं, ठीक है ना, E को अगर साथियों हम यहां पर मान लेते हैं तो CD इसके आसपास है, C को यहां पर मान लो, D को साथियों यहां पर मान लो। उसके बाद कहा गया है कि B केवल A के बगल में ही है, B जो है ना वो A के बगल में है, ठीक है। A और F से चौथे स्थान पर है A। तो अगर साथियों हम मान लीजिए A को यहां पर रखेंगे तो F हमें यहां पर रखना पड़ेगा, या अगर हम A यहां पर रखेंगे तो F हमें यहां पर रखना पड़ेगा। ऐसा करो A यहां पर रख लो और A से चौथा स्थान 1 2 3 4 चौथा स्थान पर क्या आ जाएगा साथियों, F आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया था B केवल A के बगल में है, यानी कि B यहां पर आ जाएगा, B जो है ना वो A के बगल में है। उसके बाद कहा गया कि इस कतार के दोनों अंतिम छोरों पर कौन कौन से लोग खड़े हैं, तो साथियों F है और B खड़ा है, तो F भी आप लोग देख लीजिए कहां पर ऑप्शन में F और B कहां पर है, F और B हो जाए या B और F हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के जिनका आंसर, जिन लोगों ने भी यहां पर ऑप्शन नंबर C पहले आंसर दे चुका है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए लिखा हुआ साथियों ब्लड रिलेशन वाला यहां पर क्वेश्चन है कि अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है कि इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। देखिए सबसे पहले वो ये कहती हैं कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, मेरे पिता ही होंगे।
ठीक है ना, मेरे पिता ही होंगे, तो इसके भाई के पिता, ठीक है, इसके भाई के पिता यानी कि उसके ही पिता। तो कुल मिला के साथियों इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो वो व्यक्ति तो बहन कहेगा, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करें, एक सर्किल आपके सामने दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, और एक सर्किल आपके सामने जो दिया गया है उसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं, जैसे कि 544, 198, 66। तो अब आपको बताने कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आ सकता है। अब सबसे बड़ा साथियों सवाल जो पैदा होता है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 594 लिखा, उसके बाद साथियों मैंने यहाँ पर 198 लिखा। यह सीरीज बना के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ये 594 से 198 कैसे आएगा। देखिए अगर किसी भी सीरीज में आप देखो कि नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं या बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं, तो वहां पर भाग का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अब इस नंबर की किसी से भाग की गई होगी तो ये हो सकता है 198 आए। अगर इसकी साथियों 2 से भाग करेंगे तो ये तो 250 से थोड़ा ज्यादा आएगा। अगर इसकी 300 से भाग करेंगे तो देखते हैं, 3 से भाग करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 जाएगा साथियों 29 हो जाएगा, 3 निम 27 हो जाएगा, फिर 2 जाएगा 24 हो जाएगा, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा। अरे ये तो भाई यही नंबर आ गया जो हमें चाहिए था। अब अच्छा क्या इसकी भी 3 से अगर भाग दे तो क्या 66 आएगा, तो कितना आ जाएगा साथियों 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा, और 1 जाएगा ये भी 18 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। तो फिर से हमें वो नंबर मिल गया। तो क्या हम इसकी भी अगर 3 से भाग दें तो हमें यहां पर वाला नंबर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, और साथियों 3 दूना 6। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यानी कि यहां पर क्या साथियों 22 नंबर आएगा। अब आपको ऑप्शन में देखना होगा, अगर ऑप्शन में 22 है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए में साथियों 22 है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों x अनुपात y बराबर क्या है, 2:3 है, और 2 अनुपात x बराबर क्या है साथियों 4:8 है। तो y का मान आपसे कुल मिलाकर यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x बटे वाई बराबर 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 3 की गुणा x से हो जाएगी तो क्या आ जाएगा साथियों 3x आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों इस 2 की भाग यहाँ हो जाएगी, यानी कि 2 तो यहाँ पर आ जाएगा कुल मिला के, और y आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर y का मान आपको पता चल जाएगा 3x/2 है, और y का मान आपसे पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। एक चीज यहाँ पर ये दे रखी है, इसको साथियों हम ऐसे लिख सकते हैं 2/x बराबर 4/8, 4/8 लिख सकते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 2/x बराबर 1:1/2 हो जाएगा। अब इस 2 की गुणा इससे हो जाएगी और x की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि x बराबर आपके सामने क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर साथियों x की जरूरत है, और x को यहाँ पर फिट कर दीजिए। y बराबर साथियों क्या है 3x/2 है ना, तो 3 आ जाएगा, और x का मान यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 आ जाएगा, बटे में साथियों 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि y का मान आपसे पूछा था, और y का मान साथियों आ चुका है, y का मान हो जाएगा 6। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 58 को ए बी सी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 7 अधिक मिलते हैं। क्या पूछा जा रहा है साथियों कि ए को जो है ना साथियों बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं। ये रुपए का साइन बना एक तरीके से, ठीक है ना, रुपए का साइन बना एक तरीके से, 7 अधिक मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं बी को सी से 8 अधिक मिलते हैं, उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इनको तो हम अनुपात में भी एक तरीके से देख सकते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं। तो देखिए क्या ए को यहाँ पर बी से 7 रुपए अधिक मिले हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। क्या अगर बात करते हैं साथियों ए को यहाँ पर बी से 7 रुपए अधिक मिले हैं, ठीक है, ए को क्या लिखा है, ए को बी से 7 अधिक मिले हैं। बिल्कुल साथियों ए को यहां पर अधिक मिले, यानी कि बी से 7 अधिक ही तो मिले हैं साथियों ए को। उसके बाद क्या कहा गया है कि बी को सी से 8 अधिक मिले हैं, बी को सी से 8 अधिक मिले हैं, यहां पर भी बी को सी से 8 अधिक मिले हैं। लेकिन अच्छा चलो एक मान लेते हैं, एक पल के लिए आंसर हो जाएगा। सी वाले को भी तो चेक करना है। यहां पर लिखा ए को बी से 7 अधिक मिले हैं, तो क्या ए को यहां पर बी से 7 अधिक मिले हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ 3 ही अधिक मिले हैं, तो यह उत्तर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के साथियों जब मैंने इसका किताब में सॉल्यूशन देखा तो वहां पर बहुत लंबे चौड़े तरीके से लिखा था, लेकिन यहां पर 1 सेकंड में साथियों आपने यहां पर आंसर निकाल दिया।
यहाँ पर अगर बात करें ए और बी एक चारागाह को किराए पर लेते हैं, जिसका कुल किराया कितना है साथियों, 1250 रुपए जिसका कुल किराया। देखिए किताबों में साथियों इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है ना वो बहुत कठिन दे रखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, लेकिन मैंने साथियों किताबी भाषा को हटाकर जो अपना एक ट्रिक के मदद से आपको इसको समझाऊंगा वो आप देखिएगा, और आपके लिए साथियों इसका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। बस एक चीज आपको ध्यान देना है, उससे उससे आपका सवाल जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ए और बी दो लोग हैं, ए है और बी है, ये दोनों एक चारागाह को किराए पर लेते हैं और जिसका कुल किराया ये दोनों मिलाकर कितना देते हैं, 1250 देते हैं। कहते हैं कि भाई ए उसमें से 24 गायों को 6 महीने के लिए चराता है तो उसका किराया अलग देता होगा। जो बी व्यक्ति है ना ये 16 भैंसों को उसमें चराता है, जिसका जो 4 महीने तक के लिए चराता है ये उसका किराया अलग देता होगा। मतलब दोनों मिला के जो किराया दिया जाता है वो 1250 रुपए दिया जाता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज लिखिए कि यदि 3 गायें उतनी ही घास खाती हैं जितना कि 2 भैंसें खाती हैं। ठीक है, चलिए तो मैं ये कह सकता हूं साथियों क्या कि 3 गायें जितना चारा खाती हैं, 3 गाय जितना चारा खाती हैं उतना ही साथियों 2 भैंसें खाती हैं, उतना ही 2 भैंसें खाती हैं। अब अगर बात करें गाय कितनी है तो गाय तो एक तरीके से 24 हैं और भैंसें कितनी है, भैंसें एक तरीके से 16 हैं। तो 8 से कट करें 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 तियां कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि 3 गाय, अब अनुपात तो देखिए वही आ गया ना, 24 और 16 का अनुपात तो वही है 3:2, यानी कि 3 गाय जितना खाती हैं उतना ही साथियों 2 क्या खाती हैं, 2 भैंसें खाती हैं। तो अब यहां पर ये तो मैं नहीं कह सकता, ये बिल्कुल कह सकता हूं क्या कि 24 गाय जितना खाती हैं उतना ही साथियों 16 भैंसें खाती हैं। अब इसको अगर हम हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पता क्या है, अब देखिए ये ए कितना पैसा पे करेगा, ए अब 6 महीने का पैसा अदा करेगा और बी कितना पैसा देगा, बी 4 महीनों का पैसा देगा, क्योंकि 16 भैंसें भी उतनी खा रही हैं और 24 गाय भी उतनी खा रही हैं। तो अब पैसा अब कितने महीने के लिए साथियों वो चराई जा रही है उसके हिसाब से वो पैसा देगा। तो बस सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों आपको पता है कि 1250 कुल मिला के पैसा दिया गया, इसका अनुपात कितना है साथियों, मान लेते हैं क्या क्या मान लेते हैं साथियों, एक तरीके से अगर बात करें किसका मान लिया जाए साथियों, तो 6 और 4 का यहाँ पर साथियों मान लेते हैं। चलिए तो 4 का 4 महीने के लिए लगाता है बी, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 4 और नीचे इसका टोटल आ जाएगा 6 माह का और 4 माह का, यानी कि 10 आ जाएगा। इस जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा। 125 चौक कितने होते हैं साथियों, 500 होते हैं। तो कुल मिला के बी जो रुपए अदा करेगा वो 500 रुपए देगा, और 500 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि 8 आदमी हैं, 7 औरतें हैं, 1 लड़का है, इन सभी की अगर औसत आयु के बारे में अगर बात करें तो कितनी इन सभी की औसत आयु है, 45 इनकी औसत आयु है। इतनी बात आपको मालूम पड़ गई। कह रहे कि अगर 8 आदमियों की औसत आयु 48 वर्ष है और 7 औरतों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो लड़के की हमें औसत आयु बताइए साथियों कितनी हो सकती है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि टोटल कितने लोग हो गए, 8 आदमी 7 औरतें यानी कि 15 और 1 लड़का 16, यानी कि 16 लोगों की जो एक तरीके से औसत आयु बताई गई है वो 45 बताई गई है। तो अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि इन 16 लोगों की कुल मिला के आयु कितनी है, तो साथियों क्या करना पड़ेगा, 45 की गुणा 16 से करना पड़ेगी। बिल्कुल 45 की गुणा 16 से करना पड़ेगी। 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 चौक 24 और आपका 3 साथियों 27 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब जीरो आ गया साथियों, 12 आ गया, और ये यानी कि 750 साथियों क्या निकलेगी, ये इन 16 लोगों की कुल आयु का योग होगा। अब एक काम करिए, अब एक काम ये करिए कि 8 आदमियों की औसत आयु कितनी है, 48 है। चलिए 8 आदमियों की औसत आयु कितनी बताई गई है, 48 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 8 आदमियों की कुल मिला के आयु कितनी है, तो 8 × 64 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 × 32 और 6 कितना हो जाएगा साथियों 38 आ जाएगा। यानी कि इन 8 आदमियों की आयु कितनी है, 384 है। उसके अलावा 7 औरतों की औसत आयु कितनी है, 46 है। 7 औरतों की औसत आयु साथियों कितनी है, 46 है। तो इनकी गुणा कर लाइए साथियों, 7 छंग कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 4 जाएगा साथियों, 7 चौक 28 और 4 आपका 32 हो जाएगा। देखिए अब यहां पर अगर बात करें ये 720 क्या है, इसमें 7 औरतों की आयु भी है, 8 आदमियों की आयु भी है और 1 लड़के की आयु भी है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 8 आदमियों की आयु है, इसमें 7 औरतों की आयु है। अगर हम इसमें से क्या
कि 8 आदमियों की आयु घटा दे, 720 में से अगर 8 आदमियों की आयु घटा दे, उसके अलावा 7 औरतों की आयु घटा दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक लड़के की आयु कितनी है वो मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि ये साथियों 720 में ये सभी की आयु मौजूद है, एक तरीके से एक लड़के की भी, 7 औरतों की भी, 8 आदमियों की भी। तो इसमें से साथियों सबसे पहले 384 घटाइए और उसके बाद 322 घटाइए। देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 जाएगा, यहाँ पर साथियों 3 आ जाएगा। अब 300 एक तरीके से 22 घटाइए, कितना बचेगा साथियों, 4 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो कुल मिला के 14 वर्ष आएगी किसकी आयु, उस लड़के की आयु। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, दो रेलगाड़ियां दो भिन्न भिन्न रेलवे स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जैसे कि मान सकते हैं साथियों, क्या यहाँ पर अगर बात करें साथियों, मान लीजिए दो स्टेशन है, ठीक है, ये मान लीजिए ए स्टेशन है और ये साथियों बी स्टेशन हो जाती है। एक यहाँ से जो ट्रेन चलती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, यहाँ से जो चलती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं ट्रेनें, ये दोनों एक दूसरे की तरफ साथियों ट्रेनें आ रही, ये प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद देखिए, उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी, यानी कि ये जो बी वाली रेलगाड़ी है ना, दूसरी रेलगाड़ी ये जब इससे मिलती है तब तक ये रेलगाड़ी 120 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय कर लेती है। मान लीजिए साथियों ये डी दूरी तय करती है, तो ये कितनी दूरी तय कर लेती है, डी प्लस 120, कुल मिला के ये 120 दूरी ज्यादा तय करती है, ये कहा गया है प्रश्न में। तो पूछा ये जा रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि ए अगर डी दूरी तय कर लेता है, ए अगर डी दूरी तय कर लेता है तो बी कितनी दूरी तय कर लेती है, डी प्लस 120, क्योंकि 120 ज्यादा ये तय करती है, तो डी प्लस 120, तो मैं कह सकता हूं टोटल दूरी तो साथियों इतनी हो जाती है, कितनी हो जाती है टोटल दूरी, 2D प्लस 120, ये क्या हो जाती है, ये टोटल दूरी हो जाती है। और दूरी ही आपसे पूछी जा रही कि ए और बी की दूरी कितनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साथियों अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें, दोनों की चालें दे रखी हैं, दोनों की चालें दे रखी हैं और दूरी भी मान लीजिए हम डी मान लेते हैं, इसकी दूरी डी और इस वाले की दूरी डी प्लस 120, तो समय एक तरीके से दोनों का जो लगा है ना वो बराबर लगा, यानी कि मान लीजिए यहां पर अगर दोनों लोग मिले हैं तो दोनों का समय एक बराबर से लगा है। तो पहले वाले की अगर बात करें, दूरी बटे क्या हो जाएगी, क्या मतलब दूरी बटे स्पीड क्या है, स्पीड साथियों 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे वाले की क्या है साथियों, दूरी क्या है, डी प्लस 120 है, चलिए डी प्लस 120 है, और इसकी कितनी है साथियों, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती है, तो समय दोनों में बराबर है, तो समय दोनों में, अरे भाई ये भी तो समय निकलेगा, ये भी समय निकलेगा, तो समय दोनों का बराबर है। अब इस जीरो से ये जीरो साथियों कैंसिल हो जाएगा, 6 की गुणा डी से होगी तो क्या आ जाएगा, 6D आ जाएगा, और बराबर इधर क्या आ जाएगा साथियों, 5D आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 120 पंजे कितना होता है साथियों, 600 होता है। चलिए अब 6D माइनस 5D हो जाएगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 600 आ जाएगा। मतलब D बराबर आपको मालूम पड़ चुका है, आपको कुल दूरी निकालना है, और कुल दूरी कितनी है, 2D प्लस 120, यहां पर मुझे 120 लिखना चाहिए था। तो 2D देखिए, जब 1D कितनी है, 600 है, तो 2D कितनी हो जाएगी, 1200, 1200 प्लस 120 कितना हो जाएगा, यानी कि 1300, कुल मिला के 20, ये दूरी निकलेगी ए और बी के बीच की दूरी कितनी आपके साथियों, 1320, और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि x और y का अनुपात 5:2 है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि x की जगह पर 5 रखना है, y जहां पर दिखे वहां पर 2 रखना है। तो 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, उसके बाद 9 दुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात साथियों लग गया, यहाँ पर भी 40 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा एक तरीके से 44, ये हो जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा साथियों, 50, और ये 58 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 2 से, तो एक तरफ 22 आ जाएगा, 2 दुना 4, 2 नीम 18, एक तरफ 29 आ जाएगा। तो 29:22 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों इसका सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए ऊपर लिखा है 735 गुणा 735 गुणा 735 प्लस 105 गुणा 105 गुणा 105। यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये मैं यहाँ से कट करके साथियों ये यहाँ पर लिखा है 105 और ब्रैकेट बंद हो जाता है। अब जो बटा लगा है वो यहाँ पर ये साथियों बटा लगा है, और बटे में एक तरीके से क्या लिखा है, बटे में लिखा है 735 गुणा 735, ये माइनस यहाँ पर लगा होना चाहिए, ये माइनस लग गया साथियों। ठीक है, 735 गुणा 735 माइनस 735 गुणा 105 प्लस 105 और प्लस 105, ये ब्रैकेट बंद हो जाता है। देखिए आपने एक सूत्र सुना होगा साथियों, क्या सूत्र, आपने एक सूत्र सुना होगा साथियों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपने ये सूत्र सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है साथियों, ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी, और उसके अलावा साथियों ए स्क्वायर माइनस ए बी, और साथियों क्या हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सूत्र साथियों आपने सुन रखा होगा, प्लस यहाँ पर मैं बना देता हूँ, प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाले को देखिए, इसको अगर हम ए मान ले 735 को, तो ये पता क्या निकलेगा, अरे भाई ये यही तो निकलेगा 735 का क्यूब, ये 3 बार लिखा है ना, तो 735 का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा, ये आपका 105 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको अगर ए मान लो, इसको अगर बी मान लो, तो साथियों ये ऐसा ही तो खुलेगा 3 बार, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये स्क्वायर है, माइनस लगाए, ए बी, ये ए है ये बी है, और बी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं ना साथियों, देखिए अब ऊपर की अगर बात करते हैं, आपके पास पता क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साथियों 735 प्लस 105 आपके पास ये बचेगा। अब कट कैसे होगा पता, क्योंकि साथियों देखिए ये जब हम ये सूत्र खोलेंगे ना, ये ऊपर वाला और नीचे भी यही है, जैसे कि ये ऊपर जो है ना वही नीचे भी तो सेम है ना, 735 का स्क्वायर माइनस 735 गुणा 105, ये तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी क्या है साथियों, 735 गुणा प्लस 105, और जब इसका टोटल करोगे साथियों तो कितना आ जाएगा, कुल मिला के 840 आ जाएगा, और 840 ही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करें कि किसी टंकी में 3 नल लगे हुए हैं जो कि अलग अलग उस टंकी को भरते हैं, पहला नल 30 घंटे में, दूसरा नल 20 घंटे में, तीसरा 10 घंटे में भरता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, अलग अलग समय दे रखा हो कि ये वाला नल इतने घंटे में भरता है, ये वाला नल इतने घंटे में भरता है, ये वाला नल इतने घंटे में भरता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साथियों तीनों समयों का गुणा करा लेना है, यानी कि 30 घंटे 20 घंटे गुणा 10 घंटे, और बटे में साथियों पता क्या लिख लेना है, जैसे कि मान लो इसको ए बी सी मान लो, तो ए गुणा बी लिख लेना है, यानी कि 30 गुणा 20 लिख लेना है, 30 गुणा 20 लिख लिया। उसके बाद प्लस फिर साथियों आपको क्या कर लेना है, फिर आपको इसी की मतलब 30 से ही गुणा कराना है, किसकी 10 से गुणा कराना है, ठीक है ना, फिर प्लस लिख लेना, और फिर आपको क्या लिखना है, 20 गुणा 10 लिख लेना है, ठीक है ना, 20 गुणा साथियों 10 लिख लेना, ऐसे करके मतलब ए गुणा बी और ए गुणा सी और फिर साथियों बी गुणा सी, ऐसे करके आपको लिख लेना है। देखिए जब इसकी आप गुणा कराओगे ये आपका 6000 हो जाएगा, तो 6000 आपका साथियों आ जाएगा ऊपर। इसकी अगर गुणा कराओगे 20 की 30 से गुणा कराओगे, 3 दूना 6 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, प्लस ये 300 हो जाएगा, प्लस ये साथियों 200 हो जाएगा। चलिए अब 6 3 9 हो जाएंगे, 9 और 11 हो जाएंगे। कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, नीचे तो आपके कितने आ जाएंगे साथियों, देखिए नीचे आपके साथियों कितने आ जाएंगे, नीचे आपके एक तरीके से 1100 आ जाएंगे ना, ठीक है, 1100 आपके आ गए, तो नीचे आपके 1100 आ गए। चलिए ऊपर आपके कितने आ जाएंगे साथियों, 6000 आ जाएंगे। इन दो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 6 बटा क्या साथियों 60 बटा 11 आपके पास आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 11 पंजे 55 होता है, 5 बचेंगे वो यहाँ पर लग जाएंगे, यानी कि मैं कह सकता हूँ साथियों कितने घंटे में पूरी टंकी भरेगी, तो 5 सही 5 बटे 11 घंटे में पूरी टंकी भरेगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो घनों का आयतन का अनुपात जो दे रखा है वो 8:125 दे रखा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर साथियों ए क्यूब, देखिए आयतन का अनुपात यही तो होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब थोड़ी ना साथियों, यहाँ पर बी नहीं लिखना चाहिए था, A1 का क्यूब और A2 का क्यूब ऐसे कर लेते हैं साथियों, 8/125 हो जाएगा। तो A बराबर क्या आ जाएगा,
ए मतलब A2 ये हो गया, A1 ये हो गया, A बराबर A1 बराबर 2 आ जाएगा और यहाँ पर साथियों 5 आ जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पता क्या होता है भाई, ए स्क्वायर ही तो होता है, A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये साथियों 2 आएगा, मतलब 2 दुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर सॉरी 4 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना बैठता है साथियों, 4:25 बैठता है। तो 4:25 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि बताइए कितनी होगी। देखिए अगर किसी को खरीदा गया है यानी कि क्रय किया है 5 रुपए में और विक्रय यानी कि बेचा जा रहा है 4 रुपए में, तो जाहिर सी बात है 1 रुपए की हानि होगी। अब यहाँ पर इस हानि को प्रतिशत में बदलने को आपको बोला गया है, तो गुणा 100 लगा दो और नीचे क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य है साथियों 5, इससे कट करोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यानी कि 20% साथियों हानि प्रतिशत होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। एक लिंक आपको साथियों दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, साथियों लिंक है, वहां से जाकर ऐसे ही कुछ और क्लासेस हैं उनको जाकर आप सभी लोग साथियों जरूर देखिएगा, एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, जय हिंद साथियों।